1977 में इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई, जिसने एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि अब कोका कोला के दिन भारत में बस गिने चुने दिन रह गए हैं, क्योंकि जनता पार्टी के इंडस्ट्री मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस कोका कोला के सख्त विरोधी थे। इसीलिए उन्होंने कोका कोला के सामने दो ऐसी शर्तें रखी जो कोका कोला ने कभी नहीं मानी। सबसे पहला ये कि उन्हें 40% से भी कम स्टेक अपना भारत में रखना होगा, जिसके लिए शायद तक कोका कोला तैयार भी हो जाती। लेकिन दूसरा शर्त ये था कि कोका कोला को अपना सीक्रेट फार्मूला इंडिया के साथ शेयर करना होगा, और इसी वजह से कोका कोला ने भारत का मार्केट छोड़ दिया और इंडिया में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया बेवरेज इंडस्ट्री में। इस गैप को सबसे पहले पार्ले के रमेश चौहान ने समझा और 1977 में उन्होंने थम्स अप को लॉन्च कर दिया, जो कि उस टाइम इंडिया में बहुत बड़ा इंस्टेंट हिट साबित हुआ। थम्स अप की पॉपुलैरिटी को देखते हुए सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना हम इस बिजनेस में एंट्री मार ले। 1978 में उन्होंने अपना प्रोडक्ट यानी कि 777 को लॉन्च कर दिया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुआ और 2 सालों में ये बंद हो गया हमेशा के लिए। उसी समय मार्केट में एक नया प्लेयर आया था जिसका नाम था कैंपा कोला। ये ब्रांड मिडिल क्लास इंडियंस द्वारा खासा पसंद किया जाने लगा था और ये आगे चलकर थम्स अप का प्राइम कंपटीटर बन गया था। कैंपा कोला पूरे 14 सालों तक इंडिया की मेजर प्लेयर बनी रही, लेकिन 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया का मार्केट बहुत तेजी से बदल गया और कैंपा कोला इंडिया के मार्केट से लगभग खत्म हो गई थी। और लेकिन साल 2022 में मोटा भाई यानी कि मुकेश अंबानी जी ने इस मार्केट पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यानी कि पोटेंशियलिटी देखी और उन्होंने कैंपा कोला को महज 22 करोड़ में खरीद लिया। और जब भी रिलायंस किसी भी सेक्टर में एंटर करता है ना, तो उसके पास बहुत बड़े बड़े प्लान हुआ करते हैं। रिलायंस ने महज 2 सालों में कैंपा कोला को रिवाइव कर दिया और इस ब्रांड ने लगभग इस साल 1000 करोड़ का रेवेन्यू किया है, यानी कि 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन इस पूरे रिसर्च में मेरे को ये एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि मिडिल ईस्ट के मार्केट में कैंपा कोला एंट्री मारने वाला है। मिडिल ईस्ट महज कैंपा कोला के लिए नहीं बल्कि हर उस इंडियन स्टार्टअप के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, जो कि इंडियन मार्केट में सैचुरेशन को फेस करता है। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी कौन सी मिडिल ईस्ट में अपॉर्चुनिटी है जिस वजह से कैंपा कोला मिडिल ईस्ट में एंटर कर रही है, और जानेंगे कि किस तरीके से महज 2 सालों में बेवरेज इंडस्ट्री में इस ब्रांड को रिवाइव कर दिया गया। तो चलो दोस्तों, इसको डिटेल में समझते हैं और आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज का खोज करते हैं। लेकिन आप हमारी रिसर्च को अगर अप्रिशिएट करना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक और लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Focus now, fast-moving consumer goods. That's the next big bet that Reliance Industries is gearing up for. Fast-moving consumer goods, that's going to be the next big bet that Reliance Industries is gearing up for. I'm excited to announce that this year we will launch our fast-moving कोक के यहाँ पर इंडिया से एग्जिट से पहले प्योर डिंग कोका कोला के बॉटलिंग ब्रांड के तौर पर इंडिया में काम किया करती थी। कोक के एग्जिट करने के तुरंत बाद चिरंजीत सिंह ने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया और बिना कुछ समय गंवाए उन्होंने उसी साल कैंपा कोला को लॉन्च कर दिया, यानी कि 1977 में। कैंपा ने अपने एडवर्टाइजमेंट और कैंपेन्स में ग्रेट इंडियन टेस्ट पर काफी फोकस दिया। वो पेप्सी और कोका कोला के सामने इंडिया को एक नया अल्टरनेटिव देना चाहते थे, यानी कि खड़ा करना चाहते थे। कैंपा कोला ने मार्केट में जगह बनाने के लिए प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का बखूबी इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद को थम्स अप, कोक और पेप्सी से काफी ज्यादा अफोर्डेबल रखा। मिडिल क्लास कंज्यूमर तक ये वैल्यू फॉर मनी वाला ऑप्शन बन गया था, जो कि हाई क्वालिटी और अच्छे टेस्ट के साथ मार्केट में अवेलेबल हो गया था। थम्स अप से सीधी फाइट के लिए कैंपा ने 1982 में अपने 250 ml बॉटल का प्राइस घटा दिया था, इसकी वजह से थम्स अप अपना मार्केट शेयर लूज करने लगा था। लेकिन इसके जवाब में थम्स अप ने भी अपना महा कोला लॉन्च कर दिया था, और वो भी सेम टू सेम उसी प्राइस में। और यहाँ पर कैंपा मात्र एक कोल्ड ड्रिंक तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने यहाँ पर मार्केट में वेराइटीज को समझ लिया था कि थम्स अप यहाँ पर कई सारे वेराइटीज में आया करता है, जिस वजह से उन्होंने कैंपा ऑरेंज और कैंपा लेमन लॉन्च कर दिया था, जो कि इनके कॉम्पिटिटर्स को डायरेक्ट टक्कर दे रहा था। 1990 की शुरुआत तक कैंपा इंडिया का एक मेजर प्लेयर बन चुका था, लेकिन 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद कोका कोला इंडिया में फिर से वापस आती है, यानी कि एंट्री मारती है वापस से, और उसके आने से इंडिया का पूरा मार्केट ही डिसरप्ट हो जाता है, जिसके बारे में पूरे डिटेल में मैंने इस वीडियो में बात कर रखी है, यानी कि कोला बॉट 2 में, और आप चाहो तो उस वीडियो को जाकर आई बटन में देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर हुआ यूँ कि साल दर साल इंडिया का बेवरेज मार्केट बहुत ही तेजी से बढ़ता चला गया। पेप्सी और कोका कोला ने इंडियन मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट करके रख ली थी, और रिलायंस ने यहाँ पर 2011 में इंडिया के रिटेल मार्केट में यानी कि रिटेल इंडस्ट्री में एंट्री मारी, जहाँ पर उन्होंने भारत के कोने कोने में रिटेल स्टोर्स खोलने शुरू कर दिए थे। लेकिन रिलायंस ने यहाँ पर ये देखा कि उनके रिटेल आउटलेट्स में हर साल कोका कोला और थम्स अप की बिक्री बहुत ज्यादा हुआ करती थी, यानी कि कोक और पेप्सी की रिकॉर्ड सेल रहा करती है उनके रिटेल सेल्स में, जो कि ईयर के एंड में कोका कोला और पेप्सी के नेट रेवेन्यू में भी दिखाई करती है। 2017 से इंडिया के अंदर कार्बोनेटेड ड्रिंक का कंजप्शन करीबन 10.25% की तेजी से बढ़ता जा रहा है, और सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट में प्रॉफिट बनाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए केवल पानी, फ्लेवर और शुगर टेस्ट एडिक्टिव की जरूरत पड़ती है, और इसके बाद इतनी सही बन जाती है आपकी कोल्ड ड्रिंक, और इसको बनाने का कुल कॉस्ट 2 से 2.5 रुपए के करीब आया करता है, और ये मार्केट में लगभग 40 रुपए तक बिका करती है। बस यहाँ पर जरूरत अच्छे मार्केटिंग और नेटवर्किंग के बनाने की होती है। 2021 में कोक और पेप्सी ने मिलकर 900 करोड़ रुपए खर्च किए थे अपने प्रमोशन में। रिलायंस ने अपने नेटवर्क के थ्रू करीबन 17,000 रिटेल स्टोर और 15 लाख किराना वालों को अपने साथ जोड़ लिया था, लेकिन उनके पास यहाँ पर कोक और पेप्सी का कोई अल्टरनेटिव मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने सारे के सारे स्टोर में कोक और पेप्सी बेचा करते
थे समर्स के टाइम पर। और यहीं पर इसी वक्त रिलायंस को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आती है, यानी कि इस बड़े मार्केट में रिलायंस ने ये सोचा कि क्यों ना बेवरेज इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट लेकर आए और क्यों ना अपने ही नेटवर्क के थ्रू बेचा जाए। इसीलिए साल 2021 में उन्होंने टी कृष्ण कुमार को अपने रिलायंस से जोड़ लिया, क्योंकि कोका कोला के एक टाइम पर एक्स CEO रह चुके हैं। लेकिन रिलायंस कभी भी किसी भी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से डिसरप्ट करने के लिए उतरती है, और रिलायंस को यहाँ पर एक ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो कि मार्केट में जाकर पूरे गेम को हमेशा के लिए चेंज कर दे। इसीलिए रिलायंस ने यहाँ पर ये सोचा कि क्यों न पुराने किसी ब्रांड को उठाया जाए ताकि वे लोगों से आसानी से जुड़ पाएंगे। और इसी वजह से रिलायंस ने कैंपा कोला को प्योर ड्रिंक से करीबन 22 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया 2022 में, जिससे उनको एक एस्टेब्लिश नेम का फायदा मिल गया। एक्चुअल में यहाँ पर देखा जाए तो कैंपा कोला 90s का ब्रांड है, तो उस समय के लोगों को अगर देखा जाए तो वो अपने 50s और 60s में होंगे। इस समय उन लोगों तक इस ब्रांड को एस्टेब्लिश करना ज्यादा आसान हो पाएगा। रिलायंस के इस एक्विजिशन के साथ बेवरेज इंडस्ट्री में एक धमाकेदार एंट्री मारी, जो कि अब तक देखा जाए तो ग्लोबल प्लेयर्स के थ्रू ही मैनेज हो पा रहा था। कैंपा कोला को सक्सेसफुली इंडियन मार्केट में हिट करने के लिए रिलायंस ने अपने लॉजिस्टिक नेटवर्क और अपने सप्लाई चेन का बखूबी सहारा लिया। रिलायंस के रिटेल आउटलेट जैसे कि रिलायंस फ्रेश, रिलायंस मार्ट, जियो मार्ट, ऐसे कई सारे स्टोर्स के जरिए कैंपा कोला को एक्सेसिबल बनाया गया। और यहाँ तक कि इन सारे के सारे स्टोर्स में कैंपा कोला को एक प्रीमियम जगह भी दी गई कि वो कस्टमर्स की आंखों में सीधे से आ जाए। वहीं पर दूसरी तरफ रिलायंस ने अपने जियो मार्ट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू कस्टमर से डायरेक्ट नेटवर्क बनाने की बहुत बड़ी पहल की। तीसरा चीज यहाँ पर रिलायंस ने ये ऑब्जर्व किया कि कार्बोनेटेड ड्रिंक ज्यादातर रूरल एरियाज में यूज किया जाता है, कंजप्ट किया जाता है, जहां पर कोक और पेप्सी का मेजर नेटवर्किंग है। और इसी वजह से कैंपा ने अपने रूरल पेनिट्रेशन के लिए रिलायंस ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को और भी ज्यादा एक्सपेंड करने का पहल किया। किराना स्टोर और स्मॉल रिटेलर स्टोर्स को हायर ट्रेड मार्जिन दिए गए, जहाँ पर कोक और पेप्सी 3 से 5% का मार्जिन दिया करते हैं। वहीं पर कैंपा कोला ने 6 से 8% का मार्जिन देना शुरू कर दिया, जिससे कि रिटेलर्स को कैंपा कोला को प्रमोट करने का इंसेंटिव मिलने लगा। बाकी यहाँ पर रिलायंस के एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये अश्योर किया गया कैंपा स्टॉक में हमेशा अवेलेबल रहे, ना कि ना रहे, और हर एक रीजन में ताकि टाइमली डिलीवरी की जा सके। इस बात का उन्होंने खासा ध्यान रखा अपने डिजिटल नेटवर्किंग के थ्रू। और वो स्ट्रेटेजी जो इनके लिए सबसे बड़ी गेम चेंजर साबित हुई, उसका नाम था प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जहाँ पर कोक, पेप्सी और थम्स अप अपने प्रोडक्ट को 20 रुपए, 30 रुपए और 40 रुपए की कैटेगरी में बेच रहे थे। वहीं पर कैंपा कोला ने अपनी बॉटल्स को महज 10 रुपए में लॉन्च कर दिया, और उस समय कैंपा कोला की प्राइसिंग महज 10 रुपए थी। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि पेप्सी और कोका कोला के बोतल से ये बोतल आधी दिखा करती थी, बस यही एक बात थी। लेकिन इसके जरिए यहाँ पर रिलायंस ने इंडिया के प्राइस सेंसिटिव कस्टमर, मिडिल क्लास और यूथ को टारगेट करना शुरू कर दिया, और वो आसानी से कैप्चर भी हो गए उनके हाथों। अब यहाँ पर रिलायंस को ये भी पता था कि महज एक तरीके का इंटेंसिटी यानी कि मेंटेलिटी लेकर मार्केट में हिट साबित नहीं हो सकते। इस वजह से यहाँ पर रिलायंस ने क्या किया, उन्होंने कैंपा कोला के बहुत सारे फ्लेवर्स को लॉन्च कर दिया मार्केट में, जैसे कि कैंपा कोला क्लासिक जो कि ट्रेडिशनल कोला था, कैंपा ऑरेंज फ्लेवर जो कि फैंटा का डायरेक्ट कंपटीशन बनता चला गया था, वहीं पर कैंपा लेमन जो कि लिम्का जैसे ब्रांड का कॉम्पिटिटर बनता जा रहा था। रिलायंस ने यहाँ पर अपना प्रोडक्शन नेटवर्क बेहतर बनाने के लिए कई सारे बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप करना भी शुरू कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गुजरात का ये पुराना ब्रांड जिसका नाम है सोसोयो, जो कि वहाँ के लोगों के द्वारा खासा पसंद किया जाता है। इसमें यहाँ पर रिलायंस ने 50% स्टेक हायर कर लिया, यानी कि एक्वायर कर लिया, क्योंकि इनका एक मेजर मूव साबित हुआ यहाँ पे। इस एक्विजिशन की मदद से रिलायंस ने अपनी एंट्री फूड बेस्ड बेवरेजेस में कर ली, जिससे उन्हें गुजरात और उनके सराउंडिंग रीजन्स में अपनी मार्केट पेनिट्रेशन को बढ़ाने में काफी ज्यादा आसानी मिली। साथ ही साथ ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी नॉस्टैल्जिया को लोगों से जोड़ा गया, और यहाँ पर इंडिया के टेस्ट से लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई थी। इसके साथ साथ इन्होंने यूथ ओरिएंटेड मार्केटिंग भी किया, और साथ ही साथ अपने कैंपेन्स को काफी ज्यादा लोकलाइज्ड रखा। कैंपा के साथ लोकल कंज्यूमर और लोकल प्लेयर पर भी फोकस किया गया था। इसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में रिलायंस रिटेल के कुल 3000 करोड़ के रेवेन्यू में कैंपा कोला का टोटल रेवेन्यू 400 करोड़ का रहा था। वहीं 2024-2025 के फाइनेंशियल ईयर में ये एक्सपेक्टेड है कि कैंपा कोला 1000 करोड़ के रेवेन्यू को टच कर देगी। ये नोट रिलायंस के लो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन और अच्छे नेटवर्किंग को साफ साफ दिखाया करती है। इन्होंने एक पुराने ब्रांड को महज 2 सालों में रिवाइंड करके रख दिया। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये आता है कि रिलायंस अगर इंडिया में इतना अच्छा पहले से ही कर रही है, तो वो आखिर मिडिल ईस्ट में एंट्री क्यों करनी जा रही है। रिलायंस ने इंडिया के नियर बाय मार्केट्स को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया, और मिडिल ईस्ट में उन्होंने ये देखा कि बेवरेज का कंजप्शन वहाँ पर सबसे ज्यादा हाई है। अगर हम यहाँ पर सऊदी अरेबिया का एग्जांपल ले लेते, यहाँ का एनुअल पर कैपिटा कंजप्शन 113.8 लीटर पर पर्सन 2020 में था, जिसको अगर भारत से कंपेयर किया जाए तो महज 12 लीटर है, वो भी पर पर्सन कंजप्शन के हिसाब से। ये क्लियरली ये दिखाता है कि मिडिल ईस्ट के लोग बेवरेजेस को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं अपने डेली लाइफस्टाइल में, और इतना हाई कंजप्शन एक बहुत बड़ा मार्केट आपको शो किया करता है। यहाँ पर किसी भी नए ब्रांड की एंट्री मारने की सबसे अच्छी जगह है, तो यहीं पर कैंपा कोला अपने अफोर्डेबल प्राइसिंग और अपने नॉस्टैल्जिया स्ट्रेटेजी के थ्रू यहाँ पर बहुत ही आसानी से एंट्री मार सकता है। वहीं पर कैंपा कोला के लिए दूसरा मेन फैक्टर है जियोपॉलिटिकल रीजन में यहाँ पर यूएस इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से मिडिल ईस्ट के कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स काफी बड़े लेवल पर यानी कि बड़े स्तर पर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और वो अमेरिका के प्रोडक्ट का डायरेक्ट बाइकआउट कर रहे हैं। जैसे कि हम अगर यहाँ पर इस रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो 2024 के फर्स्ट हाफ में वेस्टर्न बेवरेजेस ब्रांड की सेल्स करीबन 7% तक गिरती हुई दिखाई देती है हमको। इस बाइकआउट ने एक लोकल
प्लेयर और एक नए प्लेयर के लिए बहुत बड़ी एंट्री गेट खोल दी है यहाँ पर। वहीं पर कैंपा कोला के लिए मिडिल ईस्ट की तीसरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को समझे तो इंडिया के बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में रहा करते हैं। स्पेशली यहाँ पर यूएई और बहरीन जैसे कई सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर इंडियंस की तादाद बहुत ही ज्यादा हुआ करती है। सिर्फ अगर यूएई की बात की जाए तो वहाँ पर 35 लाख इंडियन नेशनल्स रहा करते हैं और ये कस्टमर्स कैंपा कोला के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो लोग 90s के दशक में इंडिया में रहा करते थे वो लोग कैंपा कोला को जरूर जानते हैं। और अगर वो लोग मिडिल ईस्ट शिफ्ट हो चुके हैं और वहाँ पर अगर कैंपा कोला चले जाता है तो जरूर उनके लिए एक नॉस्टैल्जिया हिट ब्रांड साबित होता है कैंपा कोला, जिसकी वजह से रिलायंस के लिए वहाँ की मार्केट में एंट्री काफी इजी हो जाती है। वहीं बाइकआउट के अलावा मिडिल ईस्ट के लोगों को नई नई चीजों को ट्राई करने का काफी ज्यादा क्रेज देखा जाता है। जैसे कि हमने देखा है कि मिडिल ईस्ट में कई नए और यूनिक ब्रांड आए हैं जिन्होंने बहुत ही जल्द मार्केट में जगह बनाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है मिलाफ कोला। ये एक डेट बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है सऊदी अरेबिया का, जिसने बहुत ही जल्द वहाँ के मार्केट में बहुत पैनी पकड़ बना ली थी। यहीं पर पांचवा रीजन अगर समझे तो बहरीन और यूएई जैसी कंट्री अपने फ्लेक्सिबल ट्रेड्स के लिए जानी जाती है, जो रिलायंस के सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक मैनेजिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते हैं। कहाँ से शुरुआत करके रिलायंस सऊदी अरेबिया और वहाँ के बहुत सारे बड़े बड़े मार्केट में बहुत ही आसानी से एंट्री मार सकती है दोस्तों। और इसी तरीके से रिलायंस की कैंपा कोला की ये स्टोरी आपके लिए मास्टर क्लास है कि किसी भी नए मार्केट में आप किस तरीके से अच्छी एंट्री बना सकते हैं। यूएई और बहरीन ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज, यानी कि मेरा मतलब है बड़ी अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर अवेलेबल होती है। ये लोग नए प्रोडक्ट को काफी ज्यादा सपोर्ट किया करते हैं वहाँ पर। तो अगर आप भी अपना कोई ब्रांड वहाँ पर जाके स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं तो आपको वहाँ पर जाके बहुत ज्यादा बैकिंग मिलेगी। और वहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है कि मिडिल ईस्ट की कंट्री में काफी ज्यादा इंडियंस भी रहा करते हैं। तो अगर कोई भी इंडियन ब्रांड वहाँ पर जाके स्टैब्लिश करना चाहता है तो वो बहुत ही जल्दी स्टैब्लिश होकर हिट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका अगर प्रोडक्ट इंडिया में नहीं चल रहा है तो वहाँ जाके भी चल सकता है। और वहाँ की मार्केट इंडियन मार्केट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि मेरा मतलब है इंडियन बिजनेसमैन के लिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।